नमस्ते, माध्यमिक न्यूज़ डे में आप सबका स्वागत है। आज हम लाइफ साइंस पार्ट 3 क्लास 9 का मॉडल एक्टिविटी टास्क करेंगे। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत पार्ट 3 जो बांग्ला में प्रश्न पत्र है उसका हिंदी करके दिया जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में जल की भूमिका का उल्लेख कीजिए। वातावरण में O2, CO2 का संतुलन बनाए रखने में प्रकाश संश्लेषण के महत्व की व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रकाश संश्लेषण में जल की भूमिका। पहला, O2 का मुख्य स्रोत जल ही है। दूसरा, जल के प्रकाशीय अपघटन से H+ आयन प्राप्त होता है जो NADP से मिलकर NADPH2 का निर्माण करता है। तीसरा, एक अणु ग्लूकोज के संश्लेषण के लिए 12 अणु जल की आवश्यकता होती है। तो ये रहा आपका जल, प्रकाश संश्लेषण में जल की भूमिका। अब दूसरा भाग, वातावरण में O2, CO2 का संतुलन बनाए रखने में प्रकाश संश्लेषण के महत्व की व्याख्या कीजिए का उत्तर देखेंगे। वातावरण में O2, CO2 का संतुलन बनाए रखने में प्रकाश संश्लेषण की भूमिका। श्वसन में सभी जीव O2 लेते हैं और CO2 वायुमंडल में छोड़ते हैं। हरे पौधे इस CO2 को ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा O2 गैस मुक्त करते हैं। इस तरह प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में O2, CO2 का संतुलन बना रहता है। उत्तर पूरा हुआ पहला का। अब दूसरा प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन को ताप कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन को, अच्छा ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, मतलब दूसरा आंसर एक ही प्रश्न का, क्यों वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक हानिकारक प्रतिक्रिया कहा जाता है या प्रक्रिया कहा जाता है? उत्तर देखते हैं। प्रथम अंश का, ताप का वाष्पोत्सर्जन पर प्रभाव। प्रत्यक्ष रूप से ताप का प्रभाव वाष्पोत्सर्जन पर पड़ता है। ताप बढ़ जाने से हवा की नमी या आर्द्रता कम हो जाती है जिससे वाष्पोत्सर्जन तेजी से होने लगता है। ताप के कम होने पर हवा में नमी बढ़ जाती है जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। तो हमने देखा ताप का वाष्पोत्सर्जन पर प्रभाव। अब हम देखेंगे क्यों वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक हानिकारक प्रक्रिया कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन से पौधों को हानि। पहला, इसके फलस्वरूप गर्मी के दिनों में पौधों में जल की कमी हो जाती है जिससे पौधे मुरझा जाते हैं और अंत में सूख जाते हैं। दूसरा है, पत्तियों की कोशिकाओं में स्फीति की कमी होने लगती है जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं। उत्तर पूरा हुआ। अब तीसरा प्रश्न है, पादप के पोषक तत्वों को मैक्रो और माइक्रो श्रेणी में बांटने के 2 कारणों का उल्लेख करें। दूसरा, पादपों के लिए अनिवार्य खनिज पोषकों के 3 सामान्य कार्यों का उल्लेख करें। उत्तर, पादपों में अधिक और कम उपलब्धता के आधार पर पोषक तत्वों को 2 मैक्रो और माइक्रो श्रेणियों में बांटा गया है। इसके 2 कारण हैं। पहला, मैक्रो पोषक, पादप में इनका परिमाण 1 से 10 मिलीग्राम प्रति ग्राम शुष्क वजन होता है, जैसे CHON, PKS, Mg और Ca। एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है।
दूसरा हुआ माइक्रोपोषक पादप में इनका परिमाण, माइक्रोपोषक पादप में इनका परिमाण 0.1 मिलीग्राम प्रति ग्राम शुष्क वजन या और कम होता है, जैसे लोहा, जस्ता, FeZn, Mn, Cu, Cl इत्यादि। पादपों के लिए अनिवार्य खनिज पोषकों के 3 सामान्य कार्य: प्रोटोप्लाज्म का गठन करना, ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया करना, क्लोरोफिल का संश्लेषण करना। पूरा हुआ। अब आगे चौथा प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है। सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की विशेषताएं लिखिए। परासरण और विसरण में 2 अंतर लिखिए। सक्रिय परिवहन की विशेषताएं: पहला, लवणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रस्थान करना। दूसरा, ATP के निर्गत शक्ति का परिवहन में उपयोग होना। अब अंतर में आते हैं। ये परा नहीं होगा। विसरण और परासरण। पहला, जिस प्रक्रिया में पदार्थ के गतिशील अणु अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर बहते हैं, विसरण कहलाता है या कहलाती है। दूसरा, इसका आपका परासरण का पारगम्य झिल्ली सी होकर कम घनत्व वाले अणुओं का अधिक घनत्व वाले अणुओं की ओर विसरण परासरण कहलाता है। हो गया। दूसरा है, जल में कॉपर सल्फेट CuSO4 डालने पर जल का रंग नीला हो जाता है। नीला हो जाना, ये किसका उदाहरण है? विसरण का। दूसरा है उदाहरण, किशमिश के दाने को पानी में रखने पर उसका फूल जाना, ये क्या है? आपका परासरण है। तो इस तरह से मित्रों, क्लास 9 का लाइफ साइंस का पार्ट 3 जो बंगला में प्रश्न पत्र दिया गया था, उसका हिंदी अनुवाद के साथ उत्तर आपके सामने हमने रखा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।